अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की ये 12th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में कि कैसे उसमें कलर आता है। साथ ही साथ हम कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे और उसके साथ हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसे डिफ़ाइन की जाती है, कैसे डिटरमाइन की जाती है कि ये कॉम्प्लेक्स कितना ज़्यादा स्टेबल होगा इसके ऊपर। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमको पता है कि इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। यही ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से जो कि लिगेंड के साथ बॉन्ड करते हैं तो कलर आता है कंपाउंड में। ठीक है, यही हमको समझना है कि कैसे यहाँ पर क्या हो रहा है। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि सारी बातें आपको समझ में आ सके और साथ ही साथ नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आपको पता है नोट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जब हम रिवाइज़ करते हैं चीज़ों को तब। तो चलिए शुरू करते हैं। हमको पता है सर कि यहाँ पर एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो कि लिगेंड के साथ बॉन्ड बनाता है, या हम ऐसे बोलें कि लिगेंड अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है सेंट्रल मेटल एटम को, जिससे बाद हमको कॉम्प्लेक्स मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद हमको मिल जाता है कॉम्प्लेक्स। अब इसमें एक लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है और एक लेविस बेस की तरह, यानी मेटल जो होता है लेविस एसिड की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है, और लिगेंड जो होता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है जो कि लेविस बेस की तरह होता है। ठीक है, तो अब इनमें कलर कैसे आता है आइए इसको समझते हैं। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में या किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर जो आता है वो एक्सप्लेन किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, तो जिसने नहीं पढ़ा हो वो लास्ट वीडियो जाके चेकआउट कर सकता है। आपको टाइप करना है केमिस्ट्री सीखो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो आपको वो लेक्चर मिल जाएगा, या फिर उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं उस लेक्चर को। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्स में हम लोग कलर को पढ़ते हैं। अब होता क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रॉन जो कि लोअर ऑर्बिटल में होता है, अकॉर्डिंग टू क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लोअर ऑर्बिटल क्या होगा, देखिए लोअर ऑर्बिटल T2G होगा लोअर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल के लिए, और EG होगा टेट्राहेड्रल के लिए। अब T2G और EG क्या होता है ये हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। किसी भी डी सबशेल की बात की जाए तो इसमें 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसमें एक DXY, DYZ, DZX, एक होता है हमारा DX² माइनस Y² और एक लास्ट होता है DZ²। तो ये दोनों जो होते हैं इनको हम बोलते हैं नॉन एक्सियल, और DX² और -Y² और DZ² जो होता है हमारा ये एक्सियल ऑर्बिटल होता है। तो एक्सियल ऑर्बिटल को स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स में हम लोग EG ऑर्बिटल्स बोलते हैं और नॉन एक्सियल को हम लोग T2G ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल के केस में लोअर ऑर्बिटल T2G होता है और टेट्राहेड्रल के केस में लोअर ऑर्बिटल EG होता है। ठीक है, ये क्या करता है, जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिटल का एब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, एब्जॉर्ब करेगा एनर्जी और वो जंप करेगा हायर ऑर्बिटल में। ठीक है, अब जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स होगा उसके अकॉर्डिंग कौन सा हायर ऑर्बिटल होगा इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये हायर ऑर्बिटल में जंप करेगा एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद, यानी एक तरह से कह लें कि हम इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्साइट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एक्साइट होने के बाद जब वो स्टेबिलिटी के लिए वापस अपने पहले प्रीवियस ऑर्बिटल में आता है, यानी जहाँ वो पहले था वहाँ पर वापस आता है, तो वो एनर्जी को रिलीज़ करता है। तो जब वापस इलेक्ट्रॉन जाएगा अपनी पोजीशन पर तो यहाँ पर एनर्जी क्या होगी, रिलीज़ होगी। ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है ये रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होती है। अब जब रेडिएशन है तो इसका कोई ना कोई वेवलेंथ होगा, तो ये जो वेवलेंथ यहाँ पर इमिट होगी यही जो है हमको कलर बताती है। यही क्या शो करती है, हमको कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स बताती है। ज़रा ध्यान से समझिएगा क्या क्या हो रहा है। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ इस चीज़ को। इलेक्ट्रॉन अपने लोअर ऑर्बिटल से एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और वो जंप कर जाता है हायर ऑर्बिटल में। हायर ऑर्बिटल में जब वो जाता है तो अनस्टेबल होता है। स्टेबल होने के लिए वो वापस से आता है अपने प्रीवियस ऑर्बिटल में। जब वो वापस आता है तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज़ होती है, और उस रेडिएशन का वेवलेंथ होता है, वही वेवलेंथ जो है कॉम्प्लेक्स के कलर को डिटरमाइन करता है। ये पूरा होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स में कलर इस तरह से कुछ आएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं तब हमको समझ में आएगा बेटर कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, टाइटेनियम का कंपाउंड होता है जिससे 6 एक्वा लगा देते हैं, यानी ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम तोड़ते मरोड़ते हैं। तो यहाँ पर हम टाइटेनियम को +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकते हैं और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी मिल गई हमको 3 और सेकेंडरी वैलेंसी मिल गई 6। अब टाइटेनियम पे जब 3+ चार्ज होगा तो इसकी जो कन्फिगुरेशन हो जाती है वो होती है आर्गन 4s0 3d1। अगर नॉर्मल स्टेट की बात की जाए तो टाइटेनियम की
कन्फिगुरेशन जो, क्योंकि ये 22 एटॉमिक नंबर है तो इसकी कन्फिगुरेशन होती है 3d2 4s2। अब यहाँ पर 3+ आया तो 3 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हमारे पास बचता है 3d1, यानी कि हमारे पास इसके d ऑर्बिटल में कुछ इस तरह का मामला होता है। ये हो गया हमारा ऑर्बिटल। अब लिगेंड अप्रोच करेगा तो हमने पढ़ा कि ये स्प्लिट हो जाते हैं ऑर्बिटल्स ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो Eg ऊपर चला जाता है, उसकी एनर्जी बढ़ जाती है, और T2g की एनर्जी कम हो जाती है तो वो नीचे आ जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर होगा। ये हुआ, ये जो गैप आ रहा है इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, यहाँ पर हमारा d ऑर्बिटल क्या होगा, स्प्लिट हो गया, क्योंकि लिगेंड अप्रोच करता है। अब होगा क्या, अब ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम इसकी कन्फिगुरेशन लिखें तो ये हमारा T2g है और ये हमारा Eg है। इस सिनेरियो में इसकी कन्फिगुरेशन क्या है, T2g1 और Eg0। ठीक है, अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, एनर्जी को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो रेडिएशन के फॉर्म में एब्जॉर्ब करेगा तो उसका वेवलेंथ हम मान लेते हैं लैम्डा AB, AB का मतलब एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा जंप करेगा इस ऑर्बिटल में, मतलब हायर ऑर्बिटल में Eg में चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें चला गया। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ से यहाँ लोअर ऑर्बिटल से हायर ऑर्बिटल में जंप मारने को ही हम लोग बोलते हैं dd ट्रांजिशन होना। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, dd ट्रांजिशन, क्योंकि d से ही निकल के d में जा रहा है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, dd ट्रांजिशन, और इसी की वजह से कलर प्रोड्यूस होता है। हमने क्या बताया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया जिसकी वेवलेंथ लैम्डा AB थी, इलेक्ट्रॉन जंप कर गया हायर ऑर्बिट में। अब ये हो जाएगा अनस्टेबल, वापस आएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वापस अपनी पोजीशन पर आता है, इलेक्ट्रॉन जो है वापस वहीं पर आएगा जहाँ पर ये इनिशियली था। तो जब ये वापस आ रहा है तो यहाँ पर जो है ये क्या करेगा, एनर्जी को इमिट करेगा जिसकी वेवलेंथ होती है लैम्डा EM। अब हम जो लैम्डा EM है ये वेवलेंथ है जो कि इमिटेड रेडिएशन की है, यही जो है हमको डिटरमाइन करता है कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, ही कॉम्प्लेक्स का कलर कैसा होगा। ठीक है, बात समझ में आई, क्या कहा हमने, लोअर ऑर्बिटल में एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन हायर में जाएगा, अनस्टेबल होगा, वापस आएगा, एनर्जी रिलीज होगी रेडिएशन के फॉर्म में, वो रेडिएशन में जो वेवलेंथ होगी वो कलर को डिसाइड करती है कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, अब इसको देख के हमको क्या पता चल रहा है कि अगर लिगेंड एब्सेंट होगा, यानी लिगेंड एब्सेंट हो, यानी लिगेंड ना हो तो कलरलेस हो जाएगा कंपाउंड, लिगेंड ना हो तो कंपाउंड क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों कलरलेस हो जाएगा, क्योंकि सर ये जो स्प्लिटिंग हो रही है ये किस वजह से हो रही है, ये लिगेंड की वजह से। जब इसको लिगेंड अप्रोच कर रहा था तभी तो ये स्प्लिट हो रहा था, अब लिगेंड है ही नहीं तो स्प्लिटिंग होगी नहीं, तो dd ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर नहीं मिलेगा। तो इससे हमको क्या पता चल रहा है कि व्हेन लिगेंड इज एब्सेंट तो कॉम्प्लेक्स जो है, मतलब जो भी कंपाउंड बना वो कलरलेस हो जाएगा। ठीक, इससे पता चलता है कि लिगेंड इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लेक्स के कलर को। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को भी हम देख सकते हैं कि कैसे लिगेंड हमारा अफेक्ट करता है या इन्फ्लुएंस करता है कॉम्प्लेक्स को। जैसे हमारे पास एक कंपाउंड होता है निकिल का एक कंपाउंड होता है, जैसे इस फॉर्मूला उसको ले लेते हैं हम लोग Ni, इससे 6H2O लगा देते हैं, इसके ऊपर 3+ आ जाएगा, सॉरी 2+। ठीक है, अब इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक, हमने क्या किया, यहाँ पर एक इथेन 1,2 डायमीन एक लिगेंड से इसका रिएक्शन कराया, तो यहाँ पर हुआ क्या कि Ni हो गया हमारे पास, अब 4 H2O बचे और एक इथेन 1,2 डायमीन लग गया। ठीक है, और बाकी वाटर जो है यहाँ पे इस तरह से निकल गया। अब ये जो हमारे पास आया इसका कलर हो जाता है पेल ब्लू कलर। ज़रा ध्यान से देखिए, लिगेंड की वजह से कलर चेंज हो रहा है, तो हमको ये पता चल गया कि लिगेंड जो है वो कलर को इन्फ्लुएंस कर रहा है। इस एग्जाम्पल से हमको ये पता चल रहा है कि लिगेंड इन्फ्लुएंस कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लिगेंड इन्फ्लुएंस कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स, लिगेंड की वजह से कॉम्प्लेक्स में कलर आता है। इसी तरह हम और भी कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये है ना, हमने क्या किया, हमने एक बार और मान लीजिए इसका रिएक्शन करा दिया इथेन 1,2 डायमीन से, तो अगेन इसमें से 2 वाटर, क्योंकि इथेन 1,2 डायमीन एक डाइडेंटेट लाइगेंड है, मतलब 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए 2 वाटर निकल रहा है, तो ये H2O 2 हो जाएगा और इथेन जो हो जाएगा ये भी 2 हो जाएगा, सॉरी इथेन 1,2 डायमीन 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी 2 वाटर बाहर चला गया। अब हम एज एक्सपेक्टेड, ये पेल ब्लू था, पहले ग्रीन से पेल ब्लू हुआ, अब ये जो है ब्लू या पर्पल कलर का हो जाता है। ठीक है, ये ब्लू या पर्पल कलर में आ जाता है। इसी तरह एक बार और करेंगे, पूरी तरह से जब हम वाटर निकाल देंगे इथेन 1,2 डायमीन से रिएक्शन कराने का मतलब इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये वायलेट कलर का हो जाएगा।
तो हमने क्या देखा कि लगातार कलर को इन्फ्लुएंस कर रहा है कौन, लिगेंड। तो इसी तरह से हर कॉम्प्लेक्स में होता है, पहले ट्रांजिशन होता है और लिगेंड की वजह से ट्रांजिशन होता है, तो उसमें कलर आता है। तो ये कलर हमको डिसाइड हो रहा है किससे, लिगेंड के प्रेजेंस से। तो ये था हमारा कोऑर्डिनेशन में कलर कैसे आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कलर कैसे आता है। ठीक है, सवाल उठता है कि सर हमको क्या याद करना पड़ेगा कि हर कॉम्प्लेक्स का कौन सा कलर होता है? तो बिल्कुल नहीं, आपको बस ये पता होना चाहिए कि कलर कैसे आता है। आपको ये एक आध याद कर लीजिए एग्जाम्पल, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा है एग्जाम्पल लिखने में। जैसे ये वाला एनसीईआरटी का एग्जाम्पल हमने लिया है, तो इसको आप याद कर सकते हैं कि इसका ये कलर, इसका ये कलर। तो वरना हर कॉम्प्लेक्स का कितने लाखों कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं, सबका कलर याद करने की ज़रूरत नहीं, बस आपको पता होना चाहिए कि कलर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब बारी आती है हमारी स्टेबिलिटी की, बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी जो है वो कैसे पता लगाई जाती है और कैसे डिपेंड करती है? तो इसके लिए हमको एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालना पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई मेटल है, उससे 4 लिगेंड्स मिल रहे हैं और वो बाद में बना रहे हैं मेटल लिगेंड, एक कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। ठीक, अगर हम स्टेप वाइज देखें तो सबसे पहले एक लिगेंड लगेगा, तो यहाँ पर बनेगा Ml, फिर उसके बाद इससे दूसरा लिगेंड लगेगा तो बनता है हमारा Ml2, फिर इसके बाद Ml2 में एक और लिगेंड लगता है तो बनता है हमारा Ml3, फिर उसके बाद हम Ml3 में एक और लिगेंड लगता है तो बनता है हमारा Ml4। मतलब स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन होता है, स्टेप वाइज रिएक्शन। और ये रिएक्शन जो होता है एक तरह से कह लीजिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, इस रिएक्शन में अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो हमारे पास जो रिएक्टेंट है वो एक M है और एक L है। इसी तरह हम इसका कैलकुलेट करें तो हमको क्या मिलेगा, Ml2 अपॉन Ml, एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में L। ये लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं हम लोग, इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ेंगे, उसी का ये पार्ट है। ठीक है, K3 की बात करें तो हमको क्या मिलेगा, प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। उसके बाद फिर फोर्थ स्टेप में हम कैलकुलेट करें तो हमको मिलेगा Ml4 अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो हमने रिएक्टेंट का एक्टिव मास ले लिया। अब हमको ये चारों स्टेप में अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि लिगेंड हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो Ml4 है, तो इसकी स्टेबिलिटी देखनी है ना, तो हम यहाँ पर ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट की बात करेंगे। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी जो कांस्टेंट या वो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो बीटा से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर जो बीटा हो जाएगा वो K1 प्लस K2 प्लस K3 प्लस K4 हो जाता है। ठीक है, ये हो जाता है हमारा बीटा। अगर आप इन चारों को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे ना, तो आंसर भी यही आएगा। ठीक है, चारों को प्लस कर देंगे तो ओवरऑल आएगा। और ओवरऑल कैसे लिखा जाएगा, इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B = Ml4 अपॉन M और दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट में L की पावर 4, यहाँ पे 4 छूट गया। ये हो जाएगा हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, इस तरह से निकलेगा। इन सबको आप जब ऐड करेंगे ना, सबको ऐड कर देंगे तो हमको यही मिलेगा, Ml4 अपॉन M और L और ऊपर पावर 4। तो करने की ज़रूरत नहीं, बस आप जानते रहिए ये हमारा बीटा जो है ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम एक जनरल रिएक्शन मान लें जिसमें मेटल है और उसमें n नंबर ऑफ लिगेंड्स जुड़ रहे हैं, तो हमको क्या मिलेगा, MLN करके मिल जाएगा। ऐसे में हम अगर बीटा कैलकुलेट करने जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, MLN अपॉन M, एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम कर लेंगे एक्टिव मास, बल्कि स्क्वायर का मतलब एक्टिव मास होता है, तो L और ऊपर पावर N। तो इस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट को लिखते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं कॉपर का। ठीक है, ये बुक में लिया भी है एग्जांपल। कॉपर में 4 अमोनिया लगा दीजिए और इस पर 2+ चार्ज। ये हमारा एग्जांपल है बुक का। ठीक है, अब इसके लिए अगर हम लिखने जाएं बीटा यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो हमको क्या मिलेगा, तो हमको पता है रिएक्टेंट अपॉन प्रोडक्ट। ठीक है, तो कैसे बना होगा इसको हम पहले ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि ये बना कैसे है, या हम इसको डिकम्पोज ही कर देते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं कि ये अगर हम इसको तोड़ें तो ये हमारा Cu2+ के फॉर्म में जाएगा और इससे 4 अमोनिया बनेंगे। ठीक है, तो एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास Cu2+, यहाँ पर हो जाएगा NH3 की पावर 4 अपॉन Cu NH3 4 और 2+। तो हम इस के लिए इस तरह से स्टेबिलिटी कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसी का जस्ट रेसिप्रोकल कर दीजिए। अगर हम क्या कर दें, रेसिप्रोकल
ऑफ बीटा कर दें, बीटा को उलट दें, यानी हम इसको 1/बीटा कर दें, तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्टेबिलिटी या इनस्टेबिलिटी या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, इनस्टेबिलिटी या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, कुछ इस तरह से बीटा का रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या हो जाता है, इसकी इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने के लिए हमको इसका बीटा निकालना पड़ेगा। बीटा की वैल्यू जितनी ज़्यादा आएगी उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा कॉम्प्लेक्स, और इसकी वैल्यू का कोई हमको यूज़ नहीं है, बस हमको पता होना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स की उसके सॉल्यूशन में स्टेबिलिटी जो है वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीशीज़ होती है। ठीक है, दो स्पीशीज़ जो जिसका हम मतलब मेटल ले रहे हैं और लिगेंड ले रहे हैं उसकी स्पीशीज़ के बीच में जो एसोसिएशन हो रहा है उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा स्टेबिलिटी चेक करना कॉम्प्लेक्स की। तो यहाँ पर हमारा एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। अनाउंसमेंट ये है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो इस वीडियो में एंड हो गया। काफ़ी गैप के बाद वीडियोस आई हैं, तो हो सकता हो कि कोई टॉपिक ऐसी हो जो बीच में मिस हो गई हो, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक्सप्लेनेशन बना दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना, यानी कि हमारी बुक का पार्ट 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम शिफ्ट करेंगे पार्ट 2 पर, और पार्ट 2 में हमारा जो अगला चैप्टर है वो है हेलो एल्केन एंड हेलो हेरीन। तो हम लोग उसको एक नए तरीके से, एक नए स्टैंडर्ड के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे, और कोशिश ये रहेगी कि आप सब उसको फॉलो अप करें ताकि आप जब ऑर्गेनिक पढ़ें तो आपको आसानी हो जाए। तब तक के लिए इन 5 चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज़ करिए, अच्छे से इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए, एनसीईआरटी पर बेस्ड रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमेशा एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।